सच सर्कमस्टांसेस। और इनहेरेंट पावर्स कहाँ दी गई हैं, वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, सेक्शन 151। ठीक है, तो वहाँ पर इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट की बात की गई है। जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो हमारे सीआरपीसी में 482 में सिर्फ और सिर्फ हमारे जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं उनको ही इनहेरेंट पावर दी गई है, ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन जब हम सीपीसी की बात करते हैं तो वहाँ पर इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट की बात की गई, तो सभी कोर्ट्स की, और ये प्री का एक क्वेश्चन बन जाता है कि इनहेरेंट पावर्स किसकी है। अगर सीपीसी के कंटेक्स्ट में आए तो फिर वो सभी कोर्ट्स के बारे में है, लेकिन अगर आता है हमारा सीआरपीसी में तो वो फिर हाई कोर्ट में है ना। तो इसीलिए इनहेरेंट पावर दी गई ताकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्विटी एंड गुड्स कंसाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो जस्टिस किया जा सकता है। एज दिस कोड इज जनरल प्रोसीजर लॉ, इट डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट। ये भी देखना कि यहाँ पर लोकल और स्पेशल लॉ जो इनफोर्स, स्पेशल लॉ का मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट को बनाया गया है, किसी पर्टिकुलर एक्ट को बनाया गया किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वहाँ पर जैसे लोकल लॉ है तो हरियाणा में अगर कुछ लोकल लॉ फॉलो होता है, रैंट कंट्रोल एक्ट है, मध्य प्रदेश में फॉलो होता है, यूपी में फॉलो होता है, तो बोल रहे हैं कि जहाँ पर उनकी अपनी प्रोसीडिंग्स की बात हो रखी है कि इसी अकॉर्डिंग चलेगा, तो फिर वहाँ सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो ही लोकल लॉज एप्लीकेबिलिटी रखेंगे। लेकिन अगर कहीं पर लोकल लॉज किसी चीज़ में शांत है, मतलब वो नहीं बताते कि इसकी प्रोसीडिंग, ये हमने ये सब्सटैंटिव जो है राइट दे दिया, लेकिन उन्होंने नहीं बताया इसको कैसे हम प्रोसीड करेंगे या इसको हम कैसे प्रोसीडिंग इसकी होएगी, तो उस केस में क्या है फिर सीपीसी आगे आ जाएगा। सिंपल बात है, जहाँ पर स्पेशल लॉ है, यहाँ लोकल लॉ है, वो ऑलरेडी बताता है कि कैसे प्रोसीडिंग चल रही है, तो सीपीसी उसको नहीं छेड़ेगा। लेकिन अगर जहाँ वो एक्ट ही खुद ही शांत है, नहीं बता रहा किस तरीके से प्रोसीडिंग होगी, तो फिर सीपीसी आगे आके कमान को संभाल लेगा। अमेंडमेंट की बात करो तो देखो 2002 में अमेंडमेंट किया गया स्पीडी डिस्पोजल ऑफ सिविल केसेस का, इसके लिए अमेंडमेंट हुआ। सीपीसी का अमेंडमेंट 2015 में हुआ, कि इसलिए हुआ था, देखो, कीपिंग इन व्यू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल कोड एंड द प्रोविजंस देयर ऑफ, सीपीसी एक्ट 2016 वाज इनेक्टेड। ये जो प्रोविजन थे वो कमर्शियल डिस्प्यूट्स ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू से रिलेटेड थे, उनके ऊपर जो एप्लीकेबल थे। एक्ट ने क्लेरिफाई किया कि सिविल प्रोसीजर कोड जो होंगे वो एक ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेंगे ओवर एनी रूल्स ऑफ हाई कोर्ट और ऑफ द अमेंडमेंट्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। तो ये फिर अमेंड इसके बाद 2018 में भी हुआ। क्या क्या चेंजेस थे जो 1999 में और 2002 में आए थे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है। सबसे पहले तो समन है, तो समन जो होगा वो डिलीवर किया जाएगा डिफेंडेंट को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट। जब सूट फाइल हुआ उसके बाद डिलीवर किया जाएगा, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर समन जो है डिफेंडेंट को पहुंच जाने चाहिए। रिटन स्टेटमेंट भी 30 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। प्लेंट दाखिल करी किसने, प्लेंटिफ ने, तो उसके जवाब जो आना 30 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए उसको, क्योंकि नोटिस थे, हमें बोला समन 30 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, तो उसका जो रिटन स्टेटमेंट है वो भी आ जाना चाहिए। फिर कोर्ट कह रहे हैं कि कोर्ट, यहाँ पर कोर्ट को एक पावर दी गई कि वो पीरियड को, इस पीरियड को 30 डेज के पीरियड को 90 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और पेनल्टी होगी नॉन अपेयरेंस के लिए और डिफॉल्ट के लिए वो 5000 रुपीज़ बढ़ा दी गई, मतलब 5000 रुपीज़ तक बढ़ा दी गई। डिक्री फॉर पेमेंट की बात करिए कि जजमेंट डेटर अगर नहीं पे करता है तो उसको डिटेन कर लिया जाएगा सिविल प्रिजन में, अगर डिक्री फॉर पेमेंट की बात है। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट की पेमेंट कितनी है 2000 रुपीज़, तो उसको जेल में नहीं भेजा जाएगा, सिविल प्रिजन में। अगर अटैचमेंट की बात हो रही है एग्जीक्यूटिंग डिक्री के दौरान, तो मंथली सैलरी 1000 रुपीज़ और 2/3 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी एक्सीडिंग 1000 विल नॉट बी अटैच। तो कह रहे 1000 रुपये तक की सैलरी अगर किसी व्यक्ति की है तो उसे अटैच नहीं करेंगे। 2/3 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी अगर वो एक्सीड होती है 1000 रुपीज़ से तो उसको भी नहीं करेंगे। अमेंडमेंट्स पेव द वे टू द न्यू एंड एफिशिएंट मेथड सेटलमेंट डिस्प्यूट के, वो आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन एंड मीडिएशन वाली बात यहाँ पर आ गई, लोक अदालत, जिसमें एक बहुत अच्छा हमारे लिए एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आता है देयर इज प्रोविजन फॉर द डिफेंडेंट टू गेट कंपनसेशन फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड। किस केस में, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि डिफेंडेंट को भी क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, एक्सपेंसेस जो उसने बियर करे, लॉस हुआ, इंजरी हुई, इसमें क्या क्या, वही लॉस ऑफ रेपुटेशन, कॉस्ट टू हिम, अगर उसका अरेस्ट, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है वो गलत हो जाता है, मतलब वो नहीं है एक्चुअल में और गलत वजह से
तो उस व्यक्ति को गलत हो जाती है सजा, कैसे बोल रहा है उसका अरेस्ट हो गया, उसकी अटैचमेंट प्रोजाई प्रॉपर्टी की कुर्की हो जाए, तो फिर उस केस में उसे कंपनसेशन मिला जाएगा। आफ्टर द अमेंडमेंट्स इस वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट 1000 सच डिस्प्यूट्स कैन नॉट बी अलाउड। अगर 1000 रुपये तक का मैटर है तो फिर उस केस में अपील नहीं होगी। इफ़ द केस इज एजुकेटेड बाय सिंगल जज ऑफ ए हाई कोर्ट वेदर इन द ओरिजिनल और अपैलेट जुरिसडिक्शन, कोई भी अपील एंटरटेन नहीं की जाएगी सिंगल जज के खिलाफ। कोई अगर हाई कोर्ट की एक जज है, वो सिंगली बेंच है उनकी, मतलब कोई और नहीं है, तो उस केस में कह रहे हैं कि चाहे वो ओरिजिनल हो चाहे वो अपैलेट है, दोनों ही केस में क्या कह रहे हैं, दोनों ही केस में उनके खिलाफ कोई भी अपील को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और सेकंड अपील नहीं आएगी अगर सब्जेक्ट मैटर जो है सूट का रिकवरी ऑफ मनी है 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, मतलब 25,000 रुपये से कम का मैटर है। तो द कोर्ट में एडजर्न द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज फॉर ए पीरियड। अब यहाँ एडजर्नमेंट की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि कोर्ट जो है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए एडजर्न कर सकते हैं पीरियड को, पर 7 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं। वाइल एग्जामिनिंग द विटनेस और एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, जब वो एग्जामिन करें विटनेसेस को, एग्जामिन करें डॉक्यूमेंट्स को, तो फ्रेम इशू करने, एडजर्न द फ्रेमिंग ऑफ इशू, जो इशू को एडजर्नमेंट मतलब पोस्टपोन करना, तो एडजर्नमेंट कर रहे हैं मतलब फ्रेमिंग ऑफ इशूज को पोस्ट कर सकते हैं, मतलब पोस्टपोन कर सकते हैं कितने दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के लिए, जब वो चाहे एग्जामिन कर रहे हो विटनेसेस को, एग्जामिन कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स को। फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो एडजर्नमेंट होगा 3 बार से ज़्यादा नहीं होगा। अब ये 3 बार से एडजर्नमेंट वाली बात है, तो एक बच्चे ने मुझसे अनअकैडमी पर भी पूछी थी। तो एडजर्नमेंट की बात यहाँ पर ये होती है कि एडजर्नमेंट टू ए पार्टी, वहाँ पर इसमें लिखा हुआ है बेयर एक्ट में एडजर्नमेंट टू ए पार्टी। व्हाट डज इट मीन कि एक पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा 3 एडजर्नमेंट मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है एडजर्नमेंट टू ए पार्टी, ऐसे नहीं बोला एडजर्नमेंट टू द सूट। तो सूट की बात है यहाँ पर एक पार्टी की हो रही है, पार्टी को मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट मिलेंगे। फिर द कोर्ट विल प्रोनाउंस द जजमेंट वंस द ट्रायल इज ओवर, जब ट्रायल ओवर हो जाएगा तो कोर्ट क्या करेंगे, जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे। कोर्ट एडजर्न करें, जो भी उन्हें जजमेंट प्रोनाउंस करना है 30 डेज, जब उन्होंने हियरिंग बंद की उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो अपना जो है जजमेंट सुना देंगे। अगर कई एक्सेप्शनल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं तो कोर्ट जो होते हैं 30 दिन से ऊपर का समय ले सकते हैं, लेकिन 60 दिन से ज़्यादा का समय वो नहीं ले सकते। फिर अब आती हैं इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको आज बताऊंगी क्लास में, वो सारी की सारी बच्चों सब की सब उन्हीं के इर्द गिर्द जो है हमारा सीपीसी घूमता है। तो आप अगर इन्हें पढ़ लेंगे, जिसको आज तक मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग को नहीं आता, लेकिन अगर कोई पहली बार ऐसे सीपीसी की कोई क्लास देख रहा है ना, उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मैं कोई बेयर एक्ट की लैंग्वेज यहाँ नहीं आपको बताने वाली, मैं कोई आज केस लॉ नहीं बताने वाली। क्यों? क्योंकि इन कॉन्सेप्ट को जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे उस वक्त मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। सबसे पहले देखो डिक्री क्या होता है। तो डिक्री क्या होती है? डिक्री होता है जब एक कोर्ट एडजुडिकेट करते हैं एक डिस्प्यूट को, सुनने के बाद तो वो क्या करते हैं, अपने या तो डिसीजन को क्या करेंगे, डिक्री के माध्यम से सुनाएंगे, या फिर वो केस को डिसमिस कर देंगे। सुनिएगा बात को, जब वो एडजुडिकेट करते हैं डिस्प्यूट को, मतलब डिसाइड करते हैं सुनने के बाद, या तो वो केस डिसमिस करेंगे या फिर वो डिक्री पास करेंगे। तो अगर वो डिक्री पास करते हैं, अगर वो डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन क्या होगा, डिक्री होगा। डिसीजन की जो हम डिसीजन लेना होता है दैट इज व्हाट, क्या डिक्री बोला जाता है। और अगर नहीं तो केस को वो डिसमिस कर देते हैं, नहीं तो फिर डिक्री मतलब डिसीजन लेते हैं। तो जब डिसीजन ले रहे हैं, डिक्री पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बता रहे हैं कि भाई ये राइट्स हैं, ये लायबिलिटीज़ हैं। समझ में आ गई? और ये तो हो गया डिक्री, जहाँ पर राइट्स और लायबिलिटीज़ को बता दिया जाता है। फिर आता है जजमेंट का क्या मतलब हुआ। देखिए डिक्री में तो बता दिया ये इस बंदे के राइट है, ये इस बंदे की लायबिलिटी है, लेकिन जजमेंट होता है रीज़न, जब बताया जाता है कि भाई ये रीजंस थे, ये वाक्य थे, ये फैक्ट थे जिनकी वजह से मैं इस डिक्री पे पहुंचा या पहुंची हूँ। क्योंकि लड़कियां भी हम जज बनेंगी ना, तो ये वजह थी ये वजह थी कि मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ या पहुंची हूँ। लेकिन जब हम बात करते हैं ना जज बनने की बच्चे, तो वो वहाँ पर ही और शी वाला कंसेप्ट नहीं रहता, ही रहता है, ये तो हमें पता ही होगा। तो जो ऑर्डर होता है इज ऑल्सो ए डिसीजन ऑफ द कोर्ट बट विच विल नॉट कम अंडर द हेड डिक्री। ऑर्डर जो होता है वो भी एक डिसीजन ही होता है, लेकिन वो डिक्री में नहीं आता। क्योंकि जब हम डिक्री की बात करें तो डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकता है और जो है उसको हम बोलते हैं फाइनल भी हो सकता है।
पार्शियल भी होता था, मतलब कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। लेकिन जब हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑर्डर जो होते हैं वो अपीलेबल भी हो सकते हैं, नॉन अपीलेबल भी हो सकते हैं। ऑर्डर जो होता है वो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ पार्टी की नहीं बताता, उसमें तो एक तरीके से जो कोर्ट होते हैं वो ये बताते हैं कि ये एक्शन लेना है, ठीक है, ऑर्डर पास करना, दैट इज़ व्हाट, ठीक है। इफ एनी नंबर और कितने भी ऑर्डर एक सूट में फाइल जो है पास किए जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, देर आर नो सेकेंड अपील फॉर अपीलेबल ऑर्डर्स टू कॉन्स्टिट्यूट ए डिग्री, देर शुड बी एन एडजुडिकेशन बाय कोर्ट इन विच द राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज हैव बीन डिटरमाइंड कॉन्क्लूसिवली। तो मैंने आपको बता दिया, फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जहाँ पर कोर्ट डिसाइड करते हैं कि हमने ये डिसीजन लिया। फिर ज्यूरिस्डिक्शन और इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइंस की हम बात करते हैं। सबसे पहले ज्यूरिस्डिक्शन, ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब होता है अथॉरिटी। तो ये हमारे लिए एज ए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि, या फिर स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट है, हम चाहे लॉ के स्टूडेंट हैं, जुडिशरी के स्टूडेंट है, चाहे हम कोई जजमेंट लिखने बैठे हैं, जज बन गए हैं, तो ये ज्यूरिसडिक्शन को समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि मेरे पास अथॉरिटी है या नहीं है, जो भी सूट, अपील, एप्लीकेशन मेरे पास लाई जा रही हैं उनको देखने के लिए मेरे पास अथॉरिटी है क्या नहीं है तो फिर कोर्ट लेगी संज्ञान और फिर काम करेगी। तो कह रहे हैं कि ज्यूरिसडिक्शन को हम टेरिटोरियल या लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। पेक्यूनर मतलब पैसे आ गए यहाँ पे, सब्जेक्ट मैटर पे ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं, ओरिजिनल और अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो इस तरह से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला आता है टेरिटोरियल और लोकल ज्यूरिसडिक्शन। तो टेरिटोरियल का मतलब होता है टेरिटरी, मतलब एक ज्योग्राफिकली यहाँ पे बाउंड्री हो गई। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हम अगर आज यहाँ एक पर्टिकुलर स्टेट में बैठे हैं, स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट में ही मेरी अथॉरिटी है जहाँ मैं बैठी हूँ। या फिर अगर बात करूँ हाई कोर्ट अगर मैं बैठे हैं कोई, तो जिस हाई कोर्ट में जिस स्टेट की, तो वहीं पे हमारी जो ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। दूसरे हाई कोर्ट की अगर कोई मैटर आता है तो वो हम नहीं करेंगे। तो टेरिटोरियल मतलब जो ज्योग्राफी जिस एरिया में हम बैठे हैं, हमें सिर्फ वहीं का ज्यूरिसडिक्शन है। पेक्यूनरी की बात करें तो यहाँ पर मनी से वैल्यू होता है। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट होते हैं और कोर्ट ऑफ सेशन रहता है, इनके पास अनलिमिटेड पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। लेकिन जब जूनियर सिविल जजेस की बात करते हैं तो उसमें 3 लाख और सीनियर सिविल जजेस का 10 लाख का ज्यूरिसडिक्शन होता है। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सिविल कोर्ट जो सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं, जैसे कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट है, वो नॉन कंटेशियस केसेस लाइक सूट रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट की बात करें, वो ट्राई कर सकते हैं सिर्फ इन्हीं प्रोमिसरी नोट, स्मॉल केसेस कोर्ट जो होती हैं। तो सब्जेक्ट मैटर की कितने तक का मैटर आप, मतलब कितना किस सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल और लेबर कोर्ट जैसी होते हैं, तो उनका मैटर रहता है कि वो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल और सिर्फ लेबर कोर्ट से मामले ही देख सकते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ये होती हैं जो कि रिलेटेड मैटर गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय से रिलेटेड जो होते हैं उनको ये देखती हैं। ये ट्राइब्यूनल जो होती हैं कोर्ट में नहीं आती, दे हैव बीन कन्फर्ड जुडिशियल पावर्स। और हमें पता है इंडियन एविडेंस एक्ट में भी हमने ये बात करते हैं कि तो ये जो होते हैं आर्बिट्रेशन वाला प्रोसेस होता है वो यहाँ पे नहीं प्रोसेस होता। आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात कर दी कि इन्हें कोर्ट नहीं माना गया। ओरिजिनल और अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब जहाँ पर पहले एक व्यक्ति लेके जाता है केस और वहाँ से अगर डिससेटिस्फाई होता है तो फिर वो उस चीज़ को ऊपर लेके जाता है, मतलब अपन अपील करता है कि भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। जो भी व्यक्ति, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट, अग्रीव तो कोई भी हो सकता है ना, दुखी तो कोई भी हो सकता है, असहमत तो कोई भी हो सकता है डिसीजन से, तो उसको बोलते हैं क्या, अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन। फिर दूसरा टर्म इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेस सब्जुडाइज। रेस माने होता है मैटर और सब्जुडाइज माने होता है पेंडिंग जुडिशियल इंक्वायरी। तो रेस सब्जुडाइज का मतलब होता है जो कि ऑलरेडी पेंडिंग में है। तो अगर कोई पेंडिंग में मैटर है तो उसमें कह रहे हैं कि जो सेम पार्टीज के बीच में, सेम टाइटल के बीच में ऑलरेडी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में, देखो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है जब हम बेरेक्ट पढ़ेंगे, कॉम्पिटेंट कोर्ट में सेम पार्टीज में सेम टाइटल में ऑलरेडी एक केस चल रहा है तो फिर वो किसी भी और कोर्ट में एंटरटेन के लिए नहीं जा सकता। रेस सब्जुडाइज का मतलब यही है कि मल्टीपल प्रोसीजर्स ना हो, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स ना हो। फिर आता है रेस जुडिकाटा। तो रेस का मतलब भी होता है क्या, मैटर, और जुडिकाटा मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड। तो जो ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर होता है उसमें कह रहे हैं कि फिर आप उस चीज़ को लेकर दोबारा कोर्ट में नहीं जाएंगे। अब इस बात को समझिएगा, ऐसा हमने बोला कि हम कौन से मैटर को समझेंगे, कौन सा मैटर पहले शुरू हुआ। अगर आज एक व्यक्ति ने आज की डेट में केस फाइल कर दिया, फिर कल की डेट में केस फाइल कर दिया, सोचिए कल की डेट वाला पहले डिसाइड हो गया, तो हम यहाँ पर कौन से मैटर को प्रीवियस मानेंगे, ये वाले मैटर को जो पहले डिसाइड हुआ। ये नहीं कि फाइल कब हुआ,
ठीक है। फिर आता है ये कौन से पर्सन किन किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सबसे पहला तो यही है कि भाई एक व्यक्ति को बार बार एक ही चीज़ के लिए परेशान ना किया जाए, और लिटिगेशन मुकदमों के कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए, ये सभी के हित में होता है। जो हर कोर्ट के डिसीजन होते हैं उन्हें करेक्ट और कंक्लूसिव मान लेना चाहिए। रेस जुडिकाटा एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल माना गया है। एस्टोपल का मतलब होता है एक व्यक्ति जो पहले कुछ कह देता है फिर उसे बाद में हम वो करने नहीं देंगे, ठीक है, कॉन्ट्रेरी बात नहीं कह सकता। फिर आता है इंटरलोकेटरी ऑपरेशन एप्लीकेशन। सो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन क्या होता है? इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जब ऑलरेडी इसको एक इंटीग्रल पार्ट मानते हैं सूट का, जब यूजुअली फ्रॉम द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन टिल द डिस्पोजल ऑफ सूट एनी नंबर ऑफ इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस कैन बी फाइल्ड। तो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन कितनी मर्जी फाइल हो सकती है। इंटरलोकेटरी को एब्रीवेशन किया गया है IA, और इनको फिर नंबर किया जाता है। जैसे हमने बोला इनकी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन जितनी मर्जी फाइल हो सकती हैं, तो इसीलिए फिर इन्हें नंबर किया जाता है, कॉन्सिक्वेंटली नंबर किया जाता है इनको, क्योंकि ये जितनी मर्जी फाइल की जा सकती है एक केस की पेंडिंग के दौरान। टाइम जब इंस्टीट्यूट हुआ केस उसके बाद, और टिल द डिस्पोजल ऑफ सूट, ये कई सारी एप्लीकेशन आ सकती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं इसमें, इसीलिए बात करी कि यहाँ पर इनको क्या करेंगे IA से डिनोट करके और कॉन्सिक्वेंटली नंबर हम इसको कर लेंगे। अगर कोई पार्टी जो फाइल करती है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, तो जो दूसरी पार्टी होती है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो फिर वो क्या करे, फाइल द काउंटर फॉर द सेम, कि वो उस चीज़ को खंडन करे, इसके लिए उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल कब की जाती है। देखिए जब भी एक पार्टी को ये लगता है कि भाई अर्जेंट नीड है, कि कोर्ट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, या कोई अर्जेंट हमें रिलीफ चाहिए, कोई अर्जेंट फैक्ट है जो हमें कोर्ट के संज्ञान में लाना है, तो उस वक्त इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन का मतलब ऑलरेडी सूट चल रहा है, फिर उसमें से रिलेटेड कोई और मैटर संज्ञान में लाने के लिए कोर्ट के पास एप्लीकेशन लाई जा सकती है, और जितनी मर्जी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन को लाया जा सकता है, और काउंटर करने के लिए दूसरी पार्टी को भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। फिर आता है सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, जो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है तो उसको ऑर्डर 33 कहता है कि आप इंडिजेंट पावर के तौर पर जो है आप एप्लीकेशन ला सकते हो। उसके लिए पूरे अलग प्रोसीडिंग्स होते हैं, वो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी समझ लें कि इंडिजेंट पर्सन जो व्यक्ति कोर्ट फी जो है देने में सक्षम नहीं है, तो उसे ऑर्डर 33 एग्जाम्पशन देता है, लेकिन कंडीशन के साथ में। फिर आता है इंटरप्लीडर सूट। तो इंटरप्लीडर सूट का मतलब होता है लिटिगेट करना। यहाँ पे देखो एक बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरप्लीडर की मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इंटरप्लीडर सूट में प्लेंटिफ की बात यहाँ पे नहीं है, डिफेंडेंट आप इसमें लड़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, मेरे पास कोई चीज़ किसी बंदे ने रखवाई, से फॉर इंस्टेंस कोई अपनी कार मुझे दे के गया, ठीक है, अब कार मुझे देके जाने के बाद में वो मुझसे लेने के लिए आता है, उससे पहले एक दूसरा व्यक्ति उड़ा जाता है, बोलता है कार तो मेरी है, तो मेरे से ऐसे ही लेके गया था, कह दिया इसने, और तुम्हारे पास इतने दिन से रखी हुई थी, तो बड़ा गलत काम है, पर कार तो मेरी है। अब देखो मैं पोजेशन तो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं दोनों में से ट्रू ओनर कौन है। तो डिफेंडेंट आप में डिसाइड कर लो भाई तुम्हारी में से किसकी कार है, मैं दे दूंगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तो जो इसकी कॉस्ट बेयर करी, इसको रख रखावे पोजेशन में दौरान मुझे बेयर करना पड़ा, मुझे वो दे दो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं लेनी है कार तुम्हारी, जिसकी है उसे मिल जाएगी, लेकिन मुझे ट्रू ओनर बता दो। तो इंटरप्लीडर सूट, फिर आपस में डिफेंडेंट लड़ लेते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं। फिर आता है अपील। अब अपील की बात करते हैं, हमें अच्छे से पता है कि अपील का मतलब होता है जब हम मेरे पक्ष में अगर निर्णय आया, ठीक है मेरे पक्ष में आया सोचिएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि अच्छा निर्णय नहीं था, अच्छा निर्णय मतलब कि मुझे तो और कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो मैं अपील कर दूँ, या फिर बोलूँ मेरे फेवर में नहीं आया, तो भी मैं अपील के लिए जा सकती हूँ। जब कोई पार्टी अग्रीव्ड होती है तो वो अपील करती है। तो अपील के बारे में जब बात करते हैं, अपील जो है वो इनहेरेंट राइट की तरह नहीं आ सकता, ये एक्सप्रेसली जो कह रहे हैं कि जब आपको प्रोवाइड नहीं किया गया ना, तो आप ये नहीं कह सकते मेरा अधिकार है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपील के साथ साथ रेफरेंस भी आता है, रिव्यू भी आता है, रिवीजन भी आता है। तो रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन 113, 114, 115 और ये तीनों सेक्शन आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीधा सीधा पूछ लेते हैं रेफरेंस कहाँ है, रिव्यू कहाँ है और रिवीजन कहाँ है। तो इसकी ट्रिक इस तरीके की है, मैंने तो ऐसे याद किया, देखो रेफ री रेव,
ऐसे याद कर लो, रेफरी रैव, तो जो हमारा रेफरी है ना उसका नाम क्या है, रैव है, ऐसे याद कर लो, रेफरी रैव। तो 113, 114, 115 हमें याद हो जाएंगे। तो रेफरेंस का मतलब ये होता है, रेफरेंस का मतलब होता है कि रेफर करना एक केस को हायर कोर्ट में। रेफर वही करेगा। आप देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं एग्जांपल से दूं कि अगर एक व्यक्ति बीमार हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाता है और फिर वो डॉक्टर उसका ढंग से ट्रीटमेंट नहीं कर पाता, तो वो क्या कहता है कि जाओ भाई दूसरे को डॉक्टर के पास चले जाओ, मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। तो रेफ़र करना होता है कि उसको किसी और जगह रेफ़र कर दिया गया। इसका मतलब रेफ़र कौन करेगा, एक डॉक्टर जिसको शायद लगता है उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है उस व्यक्ति के उपचार करने के लिए। तो यहाँ पर यही बात है कि जब एक कोर्ट होती हैं वो अपनी हायर कोर्ट को ओपिनियन के लिए जब केस को भेजते हैं तो वह रेफरेंस में चला जाता है। फिर रिव्यू की बात करें तो रिव्यू का मतलब दोबारा देखने वाली बात होती है। तो जो एक कोर्ट है वो अब दोबारा से देखेंगे, जैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन लिख के आते हैं, आंसर को फिर से देखते हैं, उसको रिव्यू करना कहते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर कहने की कोर्ट अपने आप रिव्यू नहीं करेगी, फिर उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है। रिवीजन की बात करें तो रिवीजन में हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो रिवीजन के लिए मंगा सकते हैं किसी अपनी जो अपने अंडर जो कोर्ट है उनसे बोल सकते हैं, जो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है केस उससे रिलेटेड उन्हें देखने के लिए। रिवीजन, विजन दोबारा से दृष्टि रखनी, तो किसके पास है, ये सुपीरियर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है हायर कोर्ट्स का। तो इसके अलावा आता है मैसने प्रॉफिट, ये भी आ जाता है हमारे प्री में कि मैसने प्रॉफिट कहाँ डिफाइन किया गया, तो 212 के अंदर डिफाइन इसको किया गया है। मैसने प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास गलती से कोई पोजेशन चली जाती है और वो उससे कोई बेनिफिट ले लेता है और उससे दूसरा व्यक्ति जिसकी की एक्चुअल में प्रॉपर्टी होती है तो कोई नुकसान होता है तो उसका वो उसको बेनिफिट देता है। मैसने प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी मीन दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इन wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profits but shall not include profits due to improvements paid by the person in wrongful possession। गलती से possession थी, कुछ improvement कर दिया तो उसके बाद बेनिफिट हुआ तो वो नहीं व्यक्ति मांग सकता, अदरवाइज जो उसका प्रॉफिट हुआ है वो सब उसे मांग लेगा। फॉरेन जजमेंट 2.5 के अंदर डिफाइन किया गया है। नाम समझ में आ रहा है कि मतलब जो कोर्ट आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड होंगी या फिर उन्हें इस्टेब्लिश नहीं किया गया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो कंट्रोल में नहीं होंगी, तो वो फॉरेन जजमेंट, वो कोर्ट जो पास करेंगे जजमेंट वो फॉरेन जजमेंट हो जाएगा, और जो कोर्ट पास करती है वो फॉरेन कोर्ट हो जाती हैं। तो ये तो सिंपल हो गया। तो जजमेंट डेटर क्या होता है, जजमेंट डेटर होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ अगेंस्ट में आता है डिक्री, जो जिसके खिलाफ डिक्री पास किया जाता है उसे जजमेंट डेटर बोलते हैं, और डिक्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में की जाती है। इन कंसेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्स पार्टी डिक्री क्या होता है, देखो ये भी आ जाता है कि एक्स पार्टी डिक्री कहाँ डिफाइन किया है। तो ऑर्डर 9 रूल 6, इसको ऐसे याद रख लेना, ऑर्डर 9, 9 को उल्टा करोगे तो 6 बन जाएगा, 6 को उल्टा करोगे तो 9, तो एक ही टर्म है, इनको याद रख लेना, उल्टा सीधा एक समान। तो एक्स पार्टी डिक्री की बात हो रही है यहाँ पर। एक्स पार्टी डिक्री का मतलब होता है जब प्लेंटिव अपेयर होता है, डिफेंडेंट अपेयर नहीं होता, जब सूट बुलाया जाता है, ये समन ये भी प्रूव हो जाता है कि उसको समन जो है डेली सर्व किए गए हैं, बिल्कुल प्रॉपर मैनर में किए गए हैं, फिर भी वो नहीं आता, तो उसकी एब्सेंस में, दूसरी एब्सेंस व्यक्ति की एब्सेंस में उसकी डिक्री जो है पास हो जाती है। फिर इसके क्या प्रोसीजर रहते हैं वो सब हम करेंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव 211 में बताया गया, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक व्यक्ति होता है जो क्योंकि कानून की दृष्टि में वह रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, और इंक्लूड क्या कौन कौन होते हैं, हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ डिसीज्ड एंड वेयर ए पार्टी सू और सूड इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर द पर्सन हुम द स्टेट डिवोल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टीज ऑफ सुइंग। तो जिसके पास स्टेट जाती, प्रॉपर्टी जाती है, वो जो एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। 211 में डिफाइन है। आता है मैटर कोलेट्रली और इंसिडेंटली इन इशू। तो कोलेट्रली और इंसिडेंटली इन इशू का मतलब ये होता है कि कोलेट्रल हैं, कोलेट्रल का मतलब सहायक हैं, सहायक का मतलब हुआ ये हमारे सेकेंडरी हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस हुए ना, वो वाली चीज़ नहीं आई बिल्कुल भी, यहाँ पे बिल्कुल अलग है। देखो मेन मुद्दा जो है ये समझिए आपको, ये मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा को सपोर्ट करने के लिए आते हैं साथ में। जैसे जो इशू है, से फॉर इंस्टेंस मैं कहूँ कि ये प्रॉपर्टी में मेरा कब्जा है और सामने मेरे मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, तो दूसरे वाला कहने लगे कि ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, ये तो फिर मतलब कुछ ऐसी चीज़ बताए जो कि एक्चुअल में उससे रिलेटेड ना हो। जैसे बोलने लगे कि कुछ भी बोलने लगे, जैसे हम अगर अपने इलस्ट्रेशन को समझे, देखो ए क्या करता है इस इलस्ट्रेशन में, वो बी को सू करता है कि मुझे
1975 में इसने रेंट नहीं दिया। बी कहता है मुझे रेंट से छूट दे दो। क्यों दे दो? कह रहा है क्योंकि जो उसने मुझे एरिया दिखाया था ना, वो जो एरिया जो है वो जो लीज में इसने मुझे बोला था कि इतना एरिया है, इतना मैं दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा का एरिया है ये, तो ये मुझसे ज़्यादा का रेंट मांग रहा है। तो यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि कितना एरिया, मुद्दा था रेंट का। तो ये हुआ कोलेट्रल या फिर इंसिडेंटल इन इशू। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए, एडजुडिकेशन के लिए, कोर्ट की हेल्प करने के लिए वो दिखा रहा है कि भाई देखो ये एरिया है, इसीलिए ये एरिया ज़्यादा है, और ये मुझे लीज में जब दिया था इसने मुझे कम दिखाया था, तो इसीलिए रेंट अभी ज़्यादा मांग रहे हैं, मैं नहीं दूंगा। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि रेंट अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है ये जिसने प्रॉपर्टी दी है, तो वो उसमें छूट मांग रहा है। तो ये तो दैट इज़ व्हाट कि एंसिलरी है, ये हमारा जो है क्या बोल रहे हैं, कोलेट्रल है, इंसिडेंटली इन इशू में है। फिर आता है इंपॉर्टेंट, सूट कैसे इंस्टीट्यूट किया जाता है। तो सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है जब प्लेंट जो है प्रेस्क्राइब्ड माइनर में आती है। सेक्शन 15 to 20 ऑफ सीपीसी रेगुलेट द फोरम फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सेक्शन 15 ऑफ द कोड सेज एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। सबसे पहले जहाँ तक होगा लोएस्ट ग्रेड में जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब होता है कि जनरल रूल ये है कि जितने भी पर्सन्स होते हैं इंटरेस्टेड सूट के अंदर, उन्हें ज्वाइन करना चाहिए एज ए पार्टी, ठीक है। लेकिन रूल 8 ऑर्डर 1 का ये कहता है इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है कि हर एक को ज़रूरी नहीं है सबको ज्वाइन करना। कह रहे हैं कि उसमें एक भी व्यक्ति दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकता है। उस मतलब जैसे 3 या 4 प्लेंटिफ हैं तो उसमें से एक जाके वो सबकी तरफ से जाके वो सूट फाइल कर सकता है। व्हेन देयर आर नंबर ऑफ पर्सन्स कॉमनली इंटरेस्टेड इन अ सूट, वन और मोर ऑफ देम कैन विद द लीव और अपॉन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट सू और बी सूड ऑन बिहाफ ऑफ द देमसेल्फ एंड अदर्स। तो दूसरे को बता के कि भाई इनको विद द लीव ऑफ कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से वो जो है अब खुद जाके सूट को फाइल करके आ सकता है। फिर कह रहे हैं समन की बात, तो समन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे इशू करा जाता है कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा एक व्यक्ति को बुलाने के लिए, कोर्ट को अटेंड करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है सेट ऑफ। तो सेट ऑफ क्या होते हैं, जिसको हिंदी में मुजरा बोलते हैं। तो सेट ऑफ के जो हमारी बात है, ऑर्डर जो है हमारा 8 और रूल 6, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ सेट ऑफ है और कहाँ काउंटर क्लेम है। ठीक है, सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक व्यक्ति ने बोला कि मुझे जो है ए ने कहा कि मुझे बी से 10 रुपये लेने हैं, तो बी बोलता है कि मुझे भी तुमसे जो है 5 रुपये लेने हैं, तो पहले 5 जो तुम्हारे 5 रुपये मैं काट रहा हूँ तो बाकी के 5 रुपये मैं दे रहा हूँ। तो सेट ऑफ का मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, जो भी रहता है उसको आपस में जो है सेट कर लेते हैं, मतलब पे आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से सेट ऑफ होता है। फिर हम काउंटर क्लेम की बात करें तो देखो सेट ऑफ जब फाइल होता है तो जो ओरिजिनल सूट होता है उसी में फिर वो सेट ऑफ का जो डिफेंडेंट रहता है वो बात कह सकता है। लेकिन काउंटर क्लेम देखो, काउंटर क्लेम जो अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई ये मेरे को पैसे देने थे, दूसरा बोल रहा है मैंने भी तुमसे लेने थे, तो एक दूसरा वाद फाइल करता है इसके खिलाफ, दैट इज व्हाट काउंटर क्लेम। इसमें दूसरा वाद मतलब उसी को नहीं वाद किया जाएगा बल्कि कोई और होगा। देखो प्ली ऑफ सेट ऑफ इज ए प्ली वेयर बाय द डिफेंडेंट एक्नॉलेज द जस्टिस ऑफ प्लेंटिव्स डिमांड बट सेट अप एज अनदर डिमांड ऑफ हिज ओन टू काउंटर क्लेम दैट ऑफ प्लेंटिव अदर हिली और इन पार्ट। जैसे मैंने बोला 5 रुपये लेने थे, 5 रुपये तुम्हारे काट देता हूँ, 5 रुपये दे देता हूँ, तुम्हारी बात मान रहा हूँ लेकिन मेरे को भी मेरे पैसे दे दो। जब काउंटर क्लेम की बात करें तो ये कह रहे हैं कि क्लेम बनाया जाता है डिफेंडेंट के द्वारा अगेंस्ट प्लेंटिव। तो ये एक तरीके से क्रॉस एक्शन होता है, मतलब दोबारा जो है दूसरा उसने वाद जो है दाखिल किया। इशू की बात करो तो इशू ऑफ फैक्ट होता है, इशू ऑफ लॉ होते हैं। तो इशू क्या होता है, जिन मुद्दों पे, जिन बेसिकली जिन जो हमारे जो बीच में विवादक होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको विवादक, जो मेन हमारे बीच के अंदर जो क्या आना चाहिए, जो हमारे बीच के अंदर विवाद का जो कारण है उन्हें इशू बोलते हैं। फिर आता है गार्निशी। तो गार्निशी एक व्यक्ति होता है जो कि लायबल होता है। किसके लायबल होता है, या तो वो डेट पे कर दे, किसका, जजमेंट डेटर का। जजमेंट डेटर को वो क्या करे, या तो वो क्या करेगा, जजमेंट डेटर को उधार पे करेगा, या फिर अकाउंट फॉर एनी मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ जजमेंट डेटर वो उसके पास है। गार्निशी एक ऐसा व्यक्ति होता है या तो उसके पास जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर कौन होता है, जैसे अगर जिसके खिलाफ डिक्री जाती है, हमने कहा ना, तो जो उसने अगर किसी और से उधार लेना है तो वो हुआ उसका गार्निशी, या उसकी प्रॉपर्टी उसके पास रखी हुई किसी व्यक्ति के पास तो वो उसका गार्निशी। तो जब गार्निशी ऑर्डर दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति को ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई आप जजमेंट डेटर को ये पैसे वापस कर दो ताकि फिर ये आगे अपना उधार चुका सके। द डेट मस्ट बी वन अदर देन ए डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज, ए चार्ज, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और ए डेट रिकवर्ड ओनली इन ए रेवेन्यू कोड। तो इनसे अलग होना चाहिए जब हम जजमेंट गार्निशी की बात करते हैं।
फिर आता है टेम्पररी इंजंक्शन। तो इंजंक्शन मतलब एक वाद के दौरान जब एक इंजंक्शन के लिए लेके आता है टेम्पररी कि आप रोक लगा दीजिए, तो वो आते हैं हमारे सीपीसी में। बाकी परपेचुअल की बात करते हैं हम, तो वो कहाँ जाते हैं, वो हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाते हैं। तो ऑर्डर 39 हमारा टेम्पररी इंजंक्शन की बात करता है। मैंडेटरी की बात करते हैं तो एसआरए में जाता है। ठीक है, फिर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया, सबसे पहली बात सीपीसी किसने लिखा था। ठीक है, तो सीपीसी लिखा था वाज इन 908 में, ड्राफ्टेड बाय द कमिटी हेडेड बाय सर अर्ले रिचर्ड्स, इनके द्वारा लिखा गया था। सीपीसी का एम क्या है, सीपीसी का एम है रेगुलेट करना हर एक्शन का सिविल कोर्ट्स में और पार्टीज बिफोर इट टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। एम क्या है, सब्सटैंटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करना, उनके जो राइट्स लाइबिलिटीज़ हैं उनको जो है प्रोसीजर के दौरान सिक्योर करना। रूल्स कितने हैं इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट है जिसमें 158 सेक्शंस हैं, और इसके अंदर जो हमारा सेकंड पार्ट है जहाँ फर्स्ट शेड्यूल है वहाँ पे 51 ऑर्डर्स और फिर उनके फर्दर रूल्स हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं एक वीडियो अपलोड करके शेयर कर दूंगी। और अनअकैडमी पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लेना, कोड लगा लेना ARCHN अनलॉक करने के लिए ज़रूर 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 कर लेना। थैंक यू सो मच। और सीपीसी की कल क्लास में हमने क्या पढ़ना है मैं अभी बता देती हूँ। सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस है वो बेयर एक्ट से मैं आपको समझा दूंगी क्या डेफिनेशन है। फिर जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जैसे अगर मैं बात करूँ डिक्री की, तो डिक्री को बहुत ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि डिक्री में एक मेन का क्वेश्चन बन सकता है कि डिक्री क्या होता है, तो उसमें फिर केस लॉ के साथ आपको समझाना होगा। तो दैट विल बी इन मतलब नई क्लास बनेगी उसमें। कल तो सिर्फ बेयर एक्ट से मैं आपको समझा दूंगी कि ये चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट। PDF टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, डोंट फॉरगेट दिस।